नमस्कार दोस्तों। आज आप सुन रहे हैं मालती जोशी जी की कहानी मुक्ति। स्टेशन से लौटी रमा तो निढाल होकर बाहर सोफे पर ही लुढ़क गई। जब भी कोई मेहमान विदा होते हैं रमा इसी तरह थक जाती है। एक तो 4 दिन पहले से वह सफाई अभियान शुरू कर देती है। फिर मेहमानों के आने पर उन्हें सुबह शाम नए नए व्यंजन बनाकर खिलाने में उसकी सारी शक्ति खर्च हो जाती है। उनके साथ घूमना भी पड़ता है। पिकनिक, सिनेमा, शॉपिंग, सैर सपाटा। मेहमानों के विदा होने पर बिखरे घर को समेटना भी उसे भार लगने लगता है। मंजू यूं तो अकेली ही आई थी, पर 4 लोगों के बराबर थी। उन लोगों के साथ तो उसकी चुहलबाजी चलती ही रहती थी। बच्चों के साथ भी उसने खूब धमाचौकड़ी मचाई। बच्चे भी आंटी से बड़े प्रसन्न थे। 2 दिन तो स्कूल भी गोल किए रहे। 4 दिनों तक घर में उत्सव सा चलता रहा। उसके जाते ही घर एकदम खाली खाली लग उठा था। रमा बुरी तरह थक गई थी, शरीर से भी और मन से भी। मन से शायद और भी ज़्यादा। चाय लोगी? राकेश ने आकर पूछा तो समझ गई कि उनका पीने का मन हो रहा है, पर वह वैसी ही लेटी रही और अनमने भाव से कह दिया, ना, बहुत थक गई हूँ। अभी चाय पी लूँगी तो फिर नींद नहीं आएगी। मैं बस सोना चाहती हूँ। तो अंदर जाकर लेट जाओ ना, बिस्तर लग गए हैं। वह उपकृत भाव से उठी और बेडरूम में जाकर लेट गई। राकेश पर उसे प्यार आने लगा। सच, कितने समझदार हैं। कपड़े बदलने भीतर आए होंगे, उतनी देर में चादरें भी बदल दी। जानते हैं ना कि वह बहुत थक गई है। रसोई से हल्की खटर पटर की आवाज़ आ रही थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। स्टेशन जाने से पहले सभी लोग भारी भरकम नाश्ता कर चुके थे। तभी यह तय हो गया था कि अब रात को खाना गोल कर दिया जाएगा। उसी घोषणा का सहारा लिए वह चुपचाप पड़ रही। बोर हो गई थी वह। उसका मन विद्रोह कर उठा था। सुबह शाम वही चाय नाश्ता, वही खाना। इसी धुरी पर सदा घूमते रहो। छी, यह भी कोई जिंदगी है। मंजू को देखो, कैसा अलमस्त जीवन है। मन हुआ बना लिया, मन हुआ बाहर खा लिया। कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं। जितना कमाया अपनी मर्जी से खर्च कर दिया। कोई हिसाब पूछने वाला नहीं है। चेहरे पर कैसी सुर्खी बनी हुई है। कौन कहेगा कि वह रमा की हम उम्र है। कौन विश्वास करेगा कि रमा ने भी कॉलेज का रंगीन विश्व देखा है। एमए ना सही, बीए तो किया है। गृहस्थी के गौरव धंधे में सब कुछ भूलता जा रहा है। दिन भर में एक उपन्यास चाट जाया करती थी कभी, पर अब रोज का अखबार भी नियम से पढ़ नहीं पाती। शैले और किड्स, पंत और प्रसाद, पता नहीं मन के किस कोने में दबे पड़े हैं। अब तो बस धोबी का हिसाब और दूध की डायरी लिखने तक ही उसकी बौद्धिकता सिमट आई है। इन बातों का एहसास उसके मन में पहले भी कहीं रहा होगा, पर मंजू की उपस्थिति में वह एकदम सतह पर तैर आया था। शायद इसीलिए वह मंजू के आगमन से डरती थी। तभी तो उसने उस दिन राकेश से कहा था, एग्जामिनर बनकर आ रही है तो टीए डीए भी मिलता होगा। अपना इंतजाम खुद कर लेना, ये कोई रेस्ट हाउस है। वे देखते ही रह गए थे, फिर धीरे से बोले, करने को तो कॉलेज वाले ही सारा इंतजाम कर देते हैं, पर हम लोगों के यहाँ रहते वह कहीं और रुकेगी तो अच्छा लगेगा। उसने भी शायद यही सोचा होगा। हाँ, ठीक तो है, इतना नज़दीकी रिश्ता है उनका। उनके यहाँ रहते मंजू और कहाँ रुकती भला। बहुत पहले, शादी के तुरंत बाद
एक उत्साही ननंद ने उसे बताया कि कभी मंजू और राकेश का कुछ चक्कर चला था, पर उस रिश्ते में कई वैधानिक बाधाएं थी, अतएव बात वहीं दबा दी गई। तब से रमा के मन में एक गांठ सी बन गई है। जब भी मौका मिला है उसने राकेश को अवश्य कुरेदा है। कमरे की रोशनी गुल हुई तो वह जान गई कि राकेश सोने के लिए आ गए हैं, पर वह आंखें बंद किए वैसी ही निष्पंद पड़ी रही। उसके भीतर बैठी गृहिणी के मन में कई प्रश्न कुलबुला उठे। दूध की अलमारी बंद तो कर दी थी, बाहर वाले दरवाजे का ताला ठीक से देख लिया था, बच्चों के कमरे की लाइट जल तो नहीं रही, पर उसने सबको डांट कर चुप कर दिया। आज वह सिर्फ आराम करेगी, बहुत थक गई है। जिस दिन से घर में पाँव दिया है खट रही है। आज चैन की नींद सोएगी। लेकिन बगल वाले पलंग पर नाक बजनी शुरू हो जाने के बाद भी वह जग रही थी। हाँ, राकेश को सोया जानकर उसने अपनी आंखें खोल दी थी और नीले बेड लैंप की रोशनी में वे पता नहीं क्या खोज रही थी। ये पिछले 4 दिन उसने बेहद तनाव में गुजारे थे। उसे अब अपने पर ही आश्चर्य हो रहा था। मन में इतना विष समेटे भी वह स्नेह की मूर्ति क्यों बनी रही, क्यों खटती रही इतना? उपेक्षा भी तो कर सकती थी। शायद वह मंजू को दिखाना चाहती थी कि वह कितनी सुघड़ गृहिणी है। मंजू के बिना भी राकेश की गृहस्थी कितनी सुखी है, संतुष्ट है। शायद यह भी जताना चाहा हो कि वह कितनी उदारमना है। राकेश की पूर्व प्रेमिका का भी वह खुले दिल से स्वागत कर सकती है। ये 4 दिन उसके लिए जैसे तलवार की धार बन गए थे। एक और अपनी सफल सुखी गृहस्थी का विज्ञापन जारी था, दूसरी ओर पति की चौकस निगाहों से चौकीदारी भी करनी थी। रात कब आंख लगी पता नहीं चला। जब उठी तो देखा धूप पूरे कमरे में भर गई थी। घड़ी देखी, 8:30 हो रहे थे। वह हड़बड़ाकर बाहर आई। देखा नीता कपड़ों पर प्रेस कर रही है। मम्मी, चाय बनी रखी है, तुम गरम कर लोगी प्लीज? 8:30 हो रहे हैं, मुझे जगाया क्यों नहीं? पापा ने मना कर दिया था। रसोई में आकर देखा पूरा प्लेटफार्म सामान से अटा पड़ा है। परात में ढेर सा आटा सना रखा है। ये क्या है? पूरे मोहल्ले को न्योतने का इरादा है? गीला हो गया था ना, फिर और मिलाना पड़ा। सुमित कहाँ है? स्कूल गया है, उसकी बस तो 7 बजे ही आ जाती है। नाश्ता करवा दिया था, दूध के साथ बिस्किट दे दिए थे, टिफिन में मठरी और केक रख दी है। पापा कहाँ हैं? बाजार गए हैं, शायद इडली सांभर लाएंगे। इडली की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक दिन जग ना पाऊँ तो हंगामा हो जाता है। आवाज़ नहीं दे सकते तुम लोग? पापा ने मना कर दिया था। सुबह से रेडियो भी नहीं लगाने दिया। बोले मम्मी बहुत थकी हुई है, सोने दो। पता है तुम्हारे कमरे के दरवाजे खिड़की तक बंद कर दिए थे, अभी बाहर जाते हुए खोल कर गए हैं, नहीं तो पता नहीं कब तक सोती। बड़ा अच्छा किया, उसने मुंह बिचकाकर कहा। खूब आराम करवाया है। अब ये सारा फैलाव समेटते समेटते सब वसूल हो जाएगा। एक बार वह रसोई में पहुंच गई तो सचमुच सब लोग एकदम से निश्चिंत हो गए। घड़ी के साथ तालमेल बिठाते बिठाते वह हाँफ उठी। मम्मी, 9:30 हो रहा है। सुनो, 9:45 हो चला है। उफ हो, तो मैं क्या करूं? मैं कोई मशीन हूं क्या? वह बड़बड़ाती रही, पर 10 के घंटे के साथ उसने खाना टेबल पर लगा दिया। खाना खाते समय देखा राकेश की उंगली पर पट्टी बंधी है। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, सब्जी काटते में लग गई थी, उन्होंने अपराधी भाव से उत्तर दिया।
किसने कहा था ये कालगुजारियां दिखाने के लिए? वे कुछ नहीं बोले, चुपचाप खाना खाते रहे। खाना खाते ही वे एकदम उठ खड़े हुए। आज नीता को भी छोड़ते हुए जाना था, उसकी बस छूट गई थी। उन लोगों के जाने के बाद उसे पूरा घर समेटने में 2 घंटे लगे। सुबह राकेश ने मेहरी को भी लौटा दिया था। उसकी खटर पटर से रमा की नींद टूट जाती। मोरी पर बर्तनों का ढेर हो गया था। बाथरूम में उतरे हुए कपड़ों का अंबार लगा था। उन्हें साबुन में गलाने की भी किसी को होश नहीं रहा था। साबुनदानी में पानी भर गया था। सुमित का गीला तौलिया पलंग पर ही गुड़ी मुड़ी पड़ा था। अखबार के चारों पन्ने कमरे के चारों ओर पड़े थे। शाही की दवात खुली थी। बिस्किट निकालते हुए नीता ने शायद शक्कर का डिब्बा गिरा दिया था। वहाँ चींटियों की फौज जुड़ आई थी। सारा काम निपटाकर ड्राइंग रूम में एक पत्रिका लेकर बैठी थी कि याद आया, सुमित आज एकदम भूखा गया है, लौट कर सीधे खाना ही मांगेगा। लेकिन भिंडी तो छूता भी नहीं है, खाएगा क्या? फिर उठी, कुकर में 4 आलू डालकर गैस पर चढ़ाए, तब कहीं चैन आया। लौट कर पत्रिका हाथ में ली ही कि घंटी बजी। खोल कर देखा, राकेश थे। अरे, आज जल्दी लौट आए। लंच आवर में आया हूँ। सुबह तुम इतनी पेनफुल लग रही थी, डर गया था कहीं बुखार तो नहीं है। सचमुच मेरे लिए आए हैं? नहीं तो और कौन है यहाँ? मैंने सोचा शायद दफ्तर में दिल न लगा हो। दिल तो सचमुच नहीं लग रहा था, तभी तो भाग आया। तुमने कैसे पहचाना? दिल कैसे लगता भला? मंजू की याद जो आ रही होगी। रमा। उनकी आवाज़ में ऐसी तड़प थी कि रमा सिहर उठी। रमा, तुम्हें विश्वास तो नहीं होगा, पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी दूर से दौड़ा आया हूँ। पिछले 4-5 दिनों में तुमसे 2 बात करने को तरस गया था। सोचा था थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ लूँगा। ये क्षण मेरे, बिल्कुल मेरे होंगे। शाम होते ही तुम फिर बच्चों में, घर के कामों में घिर जाओगी। मेरे हिस्से में तो बस रात को ही आती हो, पर लगता है तुम तो फत्तर हो गई हो। मैं ही पागलों सा तुम्हारे साथ के लिए आकुल व्याकुल होता रहा हूँ। और स्कूटर की चाबी घुमाते हुए वे एकदम उठ खड़े हुए। ओफो, बैठिए ना, मैं चाय चढ़ा रही हूँ। चाय तो मुझे कैंटीन में भी मिल जाती है रमा। जो वहाँ नहीं मिलता, उसी के लिए तो आदमी घर की ओर दौड़ा आता है। रमा, 29 वर्ष की आयु में शादी की है मैंने। उससे पहले वाला जीवन बिल्कुल सपाट रहा है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। पर शादी के साथ ही मैंने अपने अतीत पर पर्दा डाल दिया था। भूल गया हूँ मैं विगत को, पर तुम उसे बराबर याद रखे हुए हो। एक अभिशाप की तरह वह प्रसंग तुमने ओढ़ लिया है। उससे शायद तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। शायद तुम मुक्त होना चाहती भी नहीं। और वे पलक झपकते सीढ़ियाँ उतरकर चले गए। वह पुकारना चाहती थी, पर आवाज़ जैसे गले में फंस कर रह गई। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।